Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with our polity lecture series, this is lecture number 54. तो आपको याद होगा वी आर डीलिंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत सारी कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा लास्ट वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे, जिसपे हम 4 बॉडीज करेंगे, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए हु इज द प्रेजेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। सबसे पहले याद रखिएगा मैंने लिखा आर्टिकल 76, क्योंकि मैं बता चुका हूं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया हुआ है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल होता कौन है, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, मतलब सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो है कंट्री का वो कौन है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करता है, रिमेंबर ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन, कैसे आप अटॉर्नी जनरल बन सकते हो, तो क्वालिफिकेशन क्या है, सिमिलर एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी होती है। मैंने लेक्चर नंबर 49 में सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया है, वहां से आप उस लेक्चर को देखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज की, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट, कितने साल के टर्म क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, तो ध्यान रखिए कोई फिक्स टर्म नहीं है, ठीक है। ना ही कोई प्रोसीजर है इसको रिमूवल का, मतलब इसका कोई प्रोसीजर भी नहीं है रिमूवल का, और ना ही कोई ग्राउंड होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटाने का, ठीक है। मतलब ये टोटली प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर है, प्रेसिडेंट जब चाहे इसको हटा सकता है। व्हाट इट मींस, इट इज टोटली ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए इसको रिजाइन करना है अटॉर्नी जनरल को, तो ही वुड गिव रिजाइन लेटर टू हुम, टू प्रेसिडेंट। तो ये सारे स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फंक्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है, ठीक है। तो पूछा सकता है कि फंक्शन क्या है, इसके काम क्या है, तो याद रखिएगा ये सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है रिलेटेड टू लीगल मैटर्स, जितने भी लीगल मैटर्स रहते हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है। सेकेंड फंक्शन, अगर कोई प्रेसिडेंट इसको कोई लीगल कैरेक्टर, कोई लीगल वर्क असाइन करता है तो वो उस पे वर्क करता है, रिमेंबर ये उसका दूसरा फंक्शन है। तीसरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, आपने सुना होगा सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे करके स्टेटमेंट आपने सुने होंगे। तो याद रखिए कि सरकार को फटकार या सरकार को डांटने का काम सुप्रीम कोर्ट जब करता है तो एक्चुअली सरकार को रिप्रेजेंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जाता है गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के, मतलब अपीयर बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ऑलरेडी मैं प्रेसिडेंट में बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से देख लीजिए आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन पावर है सुप्रीम कोर्ट का। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस लेता है किससे, प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो याद रखिएगा जब प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है, रेफरेंस मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है, तो प्रेसिडेंट खुद नहीं जाता है एडवाइस लेने, एक्चुअली जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको भेजता है। तो इसका काम क्या है, ही रिप्रेजेंटेड, मतलब प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करेगा कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, टू टेक द एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राइट्स, ऑलरेडी क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट से रिलेटेड क्वेश्चन, कि ध्यान रखिएगा वो कोई भी कोर्ट में, इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं उस पर वो ऑडियंस की तरह बैठ सकता है, ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पार्लियामेंट में भी जाकर बैठ सकता है, ही कैन सिट एट पार्लियामेंट, ही कैन स्पीक एट द पार्लियामेंट आल्सो। इवन पार्लियामेंट में जो कमिटीज होती है ना वो उसका मेंबर भी बन सकता है। पार्लियामेंट में ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है, ज्वाइंट सीटिंग में भी वो जा सकता है, ही कैन स्पीक आल्सो, बट ध्यान रखिएगा ही डोंट हैव अ राइट टू वोट, मतलब वो वहां पर वोट नहीं कर सकता। बाकी ही कैन स्पीक, ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स इन द हाउसेस, ज्वाइंट सीटिंग में बैठ सकता है, एंड इवन कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट में भी वो जाकर रिप्रेजेंट हो सकता है, मतलब उसका मेंबर भी हो सकता है, बट ही कैन नॉट वोट इन द पार्लियामेंट, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
ध्यान रखिएगा, ही एंजॉयज ऑल द इम्यूनिटीज, उसको वो सारी इम्यूनिटीज मिलती हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी इम्यूनिटीज है, इट इज गिवन टू हुम, इट इज गिवन टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, वो कोई प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। एक्चुअली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ जॉब ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, वो अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस भी कर सकता है। बट ध्यान रखिएगा, इस प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस में वो ये बात ध्यान रखे कि ही शुड नॉट गिव एडवाइस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा एजेंट है ये, तो ध्यान रखिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एडवाइस ना करे, ये पॉइंट याद रखिएगा। एक और पॉइंट है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करना, मतलब हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं। बट रिमेंबर दीज जो मैंने दो पोस्ट लिखी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक नोट करके मैंने दो आर्टिकल लिखे, आप इनको नोट डाउन करें। एक है आर्टिकल 88 और एक आर्टिकल है 105। एक्चुअली तीन आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डील करते हैं। एक तो 76 जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, दूसरा है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 क्या बोलता है? राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो मैंने भी आपको राइट्स बताए इतने सारे, राइट्स ऑफ एजीआई विद रिस्पेक्ट टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट राइट्स बताया आपको कि वो बोल सकता है, कमेटी का मेंबर बन सकता है, तो ये सब किस आर्टिकल में लिखा हुआ? आर्टिकल नंबर 88 में। नेक्स्ट आर्टिकल 105 भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसमें पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज जो दी हुई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, वो लिखी हुई है आर्टिकल 105 में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एजीआई की इम्यूनिटीज किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल में 105। या तो ये पूछ सकते हैं इनमें कौन सा आर्टिकल अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें 76, फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा 88, थर्ड ऑप्शन रहेगा 105 और एक ऑप्शन रहेगा 110। तो आंसर क्या होगा? 110, जो नहीं रिलेटेड है अटॉर्नी जनरल से, ठीक है। तो जिस तरह केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वैसे स्टेट में एक पोस्ट होती है, इसका नाम होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। याद रखिएगा ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल में लिखा हुआ? आर्टिकल नंबर 165, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जिस तरह अपन ने उसमें पढ़ा है अटॉर्नी जनरल में, सिमिलर अपन को एडवोकेट जनरल में पढ़ना है, ठीक है। जहां प्रेसिडेंट है वहां अपन को गवर्नर कर देना है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। देखते हैं कैसे। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट, स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ठीक है। अपॉइंटेड बाय हुम? गवर्नर। रिजाइन लेटर किसको देगा? अगर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को देना है तो ही वुड गिव रिजाइन लेटर टू गवर्नर, जैसे वहां प्रेसिडेंट को देते थे। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, वहां पर थी एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन जो होंगी वो होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहां पर क्वालिफिकेशन चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होगी वो चाहिए यहां पर। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जज ऑफ हाई कोर्ट की क्या क्वालिफिकेशन होती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट टर्म, वहां पर भी टर्म कुछ नहीं था, तो नॉट फिक्स, ठीक है। नो प्रोसीजर ऑफ रिमूवल और ग्राउंड, कोई प्रोसीजर रिमूवल का कोई प्रोसीजर नहीं है, ना ही कोई ग्राउंड है इसको रिमूव करने का, मतलब टोटली ही इज इन द प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर के प्लेजर में है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है। फंक्शंस, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता था, ही वुड एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट रिलेटेड टू व्हाट? लीगल मैटर्स, बिल्कुल सिमिलर है। लीगल कैरेक्टर साइन बाय गवर्नर, गवर्नर कोई लीगल कैरेक्टर एडवाइस का देता है, इस चीजों पे तुम चीजों को देखो, तो वुड लुक आफ्टर दैट थिंग, ठीक है। वहां पर अपीयर होता था किस पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। ही विल अपीयर बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में अपीयर होगा विद इन द स्टेट, तो स्टेट के अंदर ही, जैसे मध्य प्रदेश स्टेट है तो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर वो अपीयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल जैसे वहां पर राइट्स थे क्या थे कि वो पार्लियामेंट में बोल सकता था, कमेटी का मेंबर हो सकता था, बिल्कुल वैसे ही यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर में वो बोल सकता है। राइट टू स्पीक है, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स स्टेट लेजिस्लेचर के, इवन कमिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो सकता है, तो विदाउट राइट टू वोट, बट वोट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है। ये पॉइंट यहां पे मैं ज्वाइंट सीटिंग यहां पर नहीं लिखा है, जब मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट पढ़ाऊंगा, एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट में कोई ज्वाइंट सीटिंग होती ही नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई ज्वाइंट सीटिंग करके कोई शब्द, कोई वर्ड ही मेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां डेडलॉक नहीं होता है। ये मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट में क्लियर करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग नहीं लिखी हुई है, ठीक है, जबकि पार्लियामेंट में ज्वाइंट सीटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल वही इम्यूनिटीज मिलेंगी जो एक मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को मिलती है, मतलब सिमिलर इम्यूनिटीज एज गिवन टू स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट, ये भी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, बट ध्यान रखिएगा नॉट एडवाइस अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एडवाइस नहीं करेगा,
ठीक है। नेक्स्ट, जैसे वहां पर आर्टिकल थे दो, मैंने बताया था आपको, आर्टिकल नंबर 88 और आर्टिकल नंबर 105। वैसे यहां पर आर्टिकल नंबर 177 वो क्या बोलता है, राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है। और आर्टिकल नंबर 194 पावर एंड प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो बिल्कुल सिमिलर है अटॉर्नी जनरल की तरह, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको जस्ट गो थ्रू करिए जितना मैंने आपको बताया है, इसका आप नोट जरूर बनाते रहिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मूव करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देखिए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल सिमिलर है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। पहली बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैं आपको बताऊं इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 338, रिमेंबर, ठीक है, दिस आर्टिकल। जब मैं ओरिजिनली अगर बात करूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर क्या था, एक्चुअली आर्टिकल 338 में ये नहीं बोला गया था एक बॉडी बनेगी, उसमें बात कही गई थी एक स्पेशल ऑफिसर होगा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दोनों का मिला के एक स्पेशल ऑफिसर होगा, उसको हम कहते थे कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। अब पहले तो ओरिजिनली ये था, किस तरह इवॉल्व हुआ मैं वो आपको बता रहा हूं। फिर क्या हुआ, 1978 में सरकार ने एक नॉन स्टैट्यूटरी मतलब कोई लॉ नहीं पास किया था, नॉन स्टैट्यूटरी, इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई, मतलब कमिश्नर के साथ अदर मेंबर्स भी ऐड कर दिए गए, तो इट बिकम अ मल्टी मेंबर बॉडी। फिर 1987 में सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और रेजोल्यूशन पास किया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो एक ही कमीशन थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। फिर सरकार ने 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1990, मतलब पहली बार अमेंडमेंट किया, अभी तक तो सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास कर रहे थे, फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट किया गया और क्या किया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई। किसको, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई अंडर आर्टिकल 338, ठीक है। बट क्या हुआ, फिर एक और अमेंडमेंट किया, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या किया गया, जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट थी और शेड्यूल ट्राइब थी, दोनों को अलग कर दिया गया। कहने का मतलब दो अलग अलग बॉडी बना दी गई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 65th अमेंडमेंट से, बट अगर देखा है तो अलग दोनों बॉडीज किससे हुई हैं, थ्रू 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो इसमें क्या हुआ, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट तो 338 में लिख दिया गया, अब ट्राइब आ गई है, एसटी की भी एक नई कमीशन बन गई, तो उसके लिए आर्टिकल क्या होगा, तो उसके लिए आर्टिकल हो गया आर्टिकल नंबर 338 कैपिटल ए, रिमेंबर। तो दो आर्टिकल हो गए, अब एससी का अलग है, एससी की अलग बॉडी है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की, इसमें चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। याद रखिए टोटल 5 मेंबर बॉडी है और इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। टेन्योर सर्विस कंडीशन एवरीथिंग इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट, तो एवरीथिंग इज दैट डिपेंडेंट बाय हुम, डिसाइडेड बाय हुम, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट याद रखिएगा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है और उस एनुअल रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देती है, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है फॉर डिस्कशन। ध्यान रखिएगा अगर वो चीज स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो प्रेसिडेंट वो मैटर स्टेट गवर्नमेंट से अगर रिलेटेड होगा तो उस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नर को रिपोर्ट दे देगा और स्टेट गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर में रख देगा। तो रिमेंबर यहां पर ये नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट अपनी एनुअल रिपोर्ट ऐसे देती है, ठीक है। चलिए अब हम ऊपर आते हैं अपने आगे टॉपिक पे। याद रखिएगा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है ये किन मैटर्स को डेल्ट करती है, नाम से पता है शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड मैटर्स को। तो याद रखिएगा ऑल मैटर्स एंड लीगल सेफगार्ड रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट। तो रिमेंबर ऑल मैटर्स एंड लीगल सेफगार्ड फॉर शेड्यूल कास्ट डेल्ट बाय हुम, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और इसके बाद सिविल कोर्ट का भी पावर रहता है, ध्यान रखिए सम्मन वगैरह कर सकती है, बुला सकती है किसी को भी, ठीक है। तो याद रखिए इट इज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। सिमिलर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। याद रखिएगा ये किस अमेंडमेंट से बनी, ये एक्चुअली बॉडी अलग हुई 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में और बॉडी कब बनी 2004 में, इसलिए मैंने यहाँ पे 2004 लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर क्या है 338A, अमेंडमेंट नंबर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसमें भी 5 मेंबर हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स और दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसका भी जो टेन्योर है, सर्विस कंडीशन है, इट आल्सो डिसाइडेड बाय हुम, डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। रिमेंबर बिल्कुल सेम, ये भी अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहां रखता है, पार्लियामेंट में। रिमेंबर प्रेसिडेंट जो स्टेट रिलेटेड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड मैटर होंगे उस स्टेट गवर्नर को देगा और गवर्नर उसको कहां रख देगा, स्टेट लेजिस्लेचर में। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑल मैटर्स एंड लीगल सेफगार्ड जो रहते हैं शेड्यूल ट्राइब के वो डील करती है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल
ट्राइब, ठीक है। पावर ऑफ सिविल कोड, मतलब इसके पास भी बिल्कुल सिविल कोड के इसके पास भी पावर है, रिमेंबर, ठीक है। तो यहां पर हमारे टॉपिक खत्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आल्सो। अब मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं कि हमने 9 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर ली हैं, ठीक है। यहां पर हमारा टॉपिक जो है 10 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। यहां पर हमारा जो टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का वो कंप्लीट हो गया। तो मैं बता दूं कौन कौन से वीडियो हमने कंप्लीट किए हैं। वी हैव डन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो 10 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वी हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। जिन्होंने पुरानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं देखी, प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखें। उन वीडियोस को देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज चैप्टर जो है टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको बेनिफिट होगा कमिंग प्रीलिम्स, जो आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है 2 जून को, उसमें आपको इसकी बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको इसके हैंड रिटेन नोट्स चाहिए हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।